नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो सेशन में आप सबका स्वागत अभिनंदन है। आज का हमारा विषय जो है वो एक पुरुष और महिला के बीच में, हिंदू पुरुष महिला, क्रिश्चियन पुरुष महिला, ईसाई पुरुष महिला, मुस्लिम पुरुष महिला के बीच के संबंधों को वैध अवैध की श्रेणी में बांटने वाला होगा। दूसरा, कोई व्यक्ति दो विवाह करता है तो उसकी वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह उठाने का किस तरीके से उठा सकते हैं और क्या प्रक्रिया है, किस तरह के पनिशमेंट्स हैं, क्या उनको रेमेडीज़ हैं, किस तरीके के उनके पास सुविधाएं कानून की तरफ से उपलब्ध हैं जो वो क्लेम कर सकता है। इन चीज़ों को समझने के पहले थोड़ा सा इस चीज़ का जूरिस्प्रूडेंस समझना हो। देखिए, वैवाहिक संबंध हमेशा से पर्सनल लॉ के अधीन रहे हैं, व्यक्तिगत लॉ के अधीन रहे हैं, जिसके लिए अभी देश में भी एक बहुत ही कॉमन चीज़ चल रही है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स, जिसके बारे में आए दिन आप डिबेट सुनते होंगे और आए दिन आप इन चीज़ों को चर्चा में सम्मिलित करते होंगे। ये पर्सनल लॉ जो है उसी चीज़ से रिलेट करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 44 में यूसीसी की बात कही गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स की बात कही गई, समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। क्योंकि इस देश में हर धर्म के मानने वालों के लिए अलग अलग तरीके की किताबें हैं, कानूनी प्राविधान हैं, जो कि वो उनके व्यक्तिगत आचरणों का, धार्मिक आचरणों के आधार पे ही उसके आप रास्ते तय कर सकते हैं। इसी क्रम में हिंदू के लिए एक आईपीसी में सेक्शंस है, हिंदू क्रिश्चियंस के लिए आईपीसी में सेक्शंस है 494। 494 ये कहता है कि कोई पुरुष, कोई महिला एक विवाह में रहते हुए दूसरे विवाह को करता है तो वो अपराध है। इस तरह के किए गए अपराध के लिए कानून उसके लिए 7 वर्ष तक की सजा निर्धारण करने की व्यवस्था दिया गया है। यह उसके विवाह करने के बाद इस तरह के अपराध लाए के बारे में लाए जा सकते हैं, इस तरह के आरोप लाए जा सकते हैं कोर्ट में। इसके लाने की प्रक्रिया भी प्रायः आप कंप्लेंट के माध्यम से ही मजिस्ट्रेट के सामने ला सकते हैं। एफआईआर प्रायः इन केसों में रजिस्टर्ड नहीं होता है, यह कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ही लाया जाता है। दूसरा सब विषय होता है जो कि सबसे प्रचलन का विषय होता है, व्यक्ति शादी तो नहीं करते, पुरुष या महिला शादी तो नहीं करते, लेकिन किसी अन्य पुरुष और महिला के साथ संबंध में अपने पति के अलावा भी रहते हैं। इन संबंधों को समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, धार्मिक आधारों पर मान्यता प्राप्त नहीं है और कानून की नज़र में इसको मान्यता प्राप्त संबंध की श्रेणी में नहीं माना जाता है। लेकिन इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इन संबंधों को अवैध संबंध कहते हैं। वैध संबंध वो है जिसको समाज स्वीकार करता है, समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त है, वो वैध संबंध है। जिन संबंधों को समाज द्वारा स्वीकृति नहीं प्राप्त है, परंपराओं द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं है, मान्यताओं द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं है, रूढ़ी कस्टम द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं है, वो असंवैधानिक संबंध अकॉर्डिंग टू द धार्मिक रिलीजन, वो असंवैधानिक संबंध उनके माने जाएंगे। कहने का मतलब अवैध संबंध माने जाएंगे। असंवैधानिक किस परिप्रेक्ष्य में? कॉन्स्टिट्यूशंस के परिप्रेक्ष्य में नहीं, यह धार्मिक संविधान के आधार पर उन चीज़ों को अवैध माना जाएगा। यह सभी धर्मों में माना जाता है, प्रायः मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन सबके लिए ये माना जाए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिख, बुद्ध और जैन, इन सबको कानूनी दृष्टिकोण में हिंदू ही माना जाता है, तो इन लोगों को अलग से कोई कानून की व्यवस्था नहीं है, इनके लिए ही हिंदू लॉ ही गवर्न करता है। तो इस स्टेटस में एक हमारे प्रदेश में या देश में एक केस बहुत ही प्रचलित है। कौन सा केस प्रचलित है भाई? तो एक एसडीएम है जिनके पति सफाई कर्मी हैं, उनके बीच इस तरह के उनके पति के द्वारा आरोप लगाया गया है कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंधों में इन्वॉल्व थे या किसी तरीके के इनलीगल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व थे, जिसके बारे में उनके द्वारा कहा जा रहा है। साथियों, इस विषय पर मैं स्पष्ट रूप से कानूनी मत अपना प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे मैंने एडवोकेट्स के वीडियोस देखे, ये चीज़ों देखें,
लेकिन मुझे इन कहीं तरीके से उनको मतलब सही कॉन्क्लूज़न पे पहुंचाते हुए हमको देखने को नहीं मिला। सबसे पहले आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य एक मैरिड कपल है और वो ज्योति मौर्य द्वारा किसी से शादी नहीं की गई है, केवल आलोक मौर्य के साथ ही वैवाहिक संबंधों में है। तो उनका वैवाहिक संबंध जो रिकॉग्नाइज्ड है सोसाइटी द्वारा, वो केवल आलोक मौर्य के द्वारा है। एक तरीके का आरोप आलोक मौर्य के द्वारा लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा कि ज्योति मौर्य एक इलीगल रिलेशनशिप में है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलीगल रिलेशनशिप्स एंड बाइगेमी? बेसिक अंतर ये है कि यह एक घटना होने के बाद के लिए ही अपराध की श्रेणी में लाया जा सकता है। उसके पूर्व के लिए अवैध संबंध किसी तरह के अपराध की श्रेणी में नहीं है। ये जार्ज कर्म की श्रेणी में आते हैं, अडल्टरी के श्रेणी में आते हैं, जिसके लिए आपका सिविल राइट इंफ्रिंजमेंट हो रहा है। किसी तरीके की क्रिमिनल लायबिलिटी ज्योति मौर्य के अगेंस्ट नहीं बन रही है, क्योंकि वह आज भी शादी एक ही विवाह उनके द्वारा किया गया है, 2 विवाह नहीं किए गए हैं। और उनकी शादी का स्टेटस जो है एक ही है, अभी 2 नहीं है। जब 2 होगा तो वह बाइगेमी की श्रेणी में आती है। दूसरी चीज, अवैध संबंधों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कोड किया था कि राइट टू फ्री सेक्स एक अधिकार है। वो महिला के पास भी है, पुरुष के पास भी है। वह किसी के साथ संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसके लिए उसको किसी तरीके के बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज यही है कि वह अपराध की श्रेणी में ज्योति मौर्य का कोई भी आचरण नहीं आता है। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर इस तरीके के साक्ष्य और सबूत हैं तो अडल्टरी की कैटेगरी में आएगा, जो कि आलोक मौर्य के सिविल राइट के इन्फ्रेंच करते हैं। तो उसको डाइवोर्स लेने के लिए एक पुख्ता, आलोक अगर डाइवोर्स लेना चाहे तो उसके लिए एक पुख्ता साक्ष्य और सबूत के रूप में काम कर सकता है। इसका किसी तरीके से इस तरह का अवैधानिक कानूनी अधिकार सृजित नहीं होता है कि उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चले, क्योंकि उसने किसी तरीके का द्विविवाह नहीं किया है। जब तक कोई कपल अपने वैवाहिक संबंधों में रहते हुए किसी अन्य के साथ विवाह करता है, तब उसे बाइगेमी की श्रेणी में लाया जाता है। वह बिना शादी के किसी के साथ संबंध बनाता है तो वो एडल्ट्री कही जाएगी। बाइगेमी और एडल्ट्री में बहुत बड़ा डिफरेंट है। बाइगेमी पनिशेबल ऑफेंस है, एडल्ट्री पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। एडल्ट्री केवल सिविल राइट इन्फ्रिंज होने का क्लेम स्टेब्लिश कर सकती है। वह असंवैधानिक संबंध, अवैधानिक संबंध तो कहे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्रिमिनल, किसी तरीके का क्रिमिनल कोड कवर नहीं करता, ना ही उसके लिए कोई किसी प्रकार का पनिशमेंट होल्ड किया जा सकता है। तो इस स्टेटस में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की केस में दोनों एक ही शादी में हैं, तो किसी के विरुद्ध बाइगेमी का ऑफेंस नहीं बनेगा और ना ही वह इस तरीके के पनिशमेंट्स को पा सकती हैं। हाँ, एडल्ट्री एक आधार हो सकता है जिसके आधार पे आलोक मौर्य डाइवोर्स पिटिशंस का क्लेम कर सकते हैं। उनके सिविल राइट इन्फ्रिंज होते हैं, क्योंकि राइट्स हमारे 2 होते हैं, क्रिमिनल और सिविल। सिविल राइट्स बाइगेमिंग की श्रेणी में नहीं आता। सिविल राइट एडल्ट्री कही जाती है और एडल्ट्री सिविल राइट्स के ही आधार पे उसका क्लेम पिटिशन हो सकता है। बाइगेमी जो है वो क्रिमिनल होता है, जिसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का कंडीशन इन्वॉल्व होता है, ब्रीच ऑफ रिलेशंस इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसके क्रिमिनल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो होता है। दूसरी चीज, बेसिक इस तरह का डिफरेंस क्यों क्रिएट किया गया? देखिए, किसी के साथ असंवैधानिक संबंध, अवैधानिक संबंध में, अवैध संबंधों में कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है तो वह केवल उसके कुछ अधिकारों को समाप्त करता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ शारीरिक संबंध, ऐसे शारीरिक संबंधों में इन्वॉल्व है जिसको समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है,
तो और उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा उनकी सहमति से वो संबंध बने हैं, तो वो पनिशेबल ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि यह व्यक्तिगत संबंध हो जाते हैं और वैवाहिक संबंध के रहते हुए दूसरा विवाह करना किसी तीसरे व्यक्ति को इंजर्ड करने की श्रेणी में आता है। तो ये इसका बहुत ही माइनर लाइन है जिसको समझना जरूरी है। एडल्ट्री और बाइगेमी दोनों अलग अलग विषय हैं। एक संबंध के विषय में बताता है, एक पूरी घटना चक्र के विषय में बताता है। तो इन चीज़ों में बेसिक डिफरेंस यही है। इसी तरीके इन्हीं चीज़ों को समस्याओं का समाधान करने के लिए, जैसे देखिए अभी कोई व्यक्ति मुस्लिम व्यक्ति है, उसको उसके धर्म के द्वारा 4 शादियां करने की इजाज़त है। ट्राइब्स को भी 2 शादियों तक की परमिशंस हैं, ट्राइबल एरियाज़ के जो हिंदूज़ हैं। तो इस डिफरेंट कल्चर्स के बेसिस पे ये हैं। तो इस तरह के मामलों में यूसीसी का कानून लाने का प्रयास, एक यूनिफॉर्मल कोड लाने का प्रयास सरकार कर रही है जो सबको इकट्ठे कर दे। लेकिन इस कंडीशन में 494 अप्लीकेबल नहीं है ज्योति मौर्य के केस में। और आपको मैं 494 की केस की चीज़ें मैं वर्ड टू वर्ड समझा दूं आपको, तो आपको समझाने का प्रयास मैं करूंगा। लिखा हुआ, मैरिंग द अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, however having a husband or wife leaving the marriage in any case which is such marriage is void by the reason of its taking place during the life of such husband or wife shall be punished with the imprisonment, either descriptions for the term which is may extended to 7 years and shall be also liable to fine. Explanation: this section does not exist to any person whose marriage with the such husband or wife has been declared the void by the court competent jurisdictions, nor to any person who contract a marriage during the life of the former's husband or wife, if such husband or wife at the time of subsequent marriage shall have been continuously abstain for the such persons of the space of 7 years and shall not have been heard by the such persons and being the alive within the time period of being the contract subsequent marriage shall before the such marriage take place in formation for the person with the whom marriage in contradict of the real estates of facts so far as the sum as within his or her knowledge। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति 2 शादियां करता है या कोई महिला या पुरुष तो अपराधी है। अगर किसी की शादी वाइड घोषित की जाती है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, तो वो अगर शादी शून्य हो जाती है तो उसको शादी करने का अधिकार है। या कोई व्यक्ति 7 वर्षों तक उसके जीवित रहने का या कोई इसी तरीके का प्रमाण नहीं मिलता है, तो वो पति पत्नी में जिसका अब वो नहीं रहता है 7 वर्षों तक, वो ऐसी दूरी बना के रखता है जिससे उसकी कोई भी जानकारी उस तक नहीं पहुंचती है कि वो जिंदा है या मर गया है, किसी तरह का खोज खबर नहीं है, तो वह महिला पुरुष इस चीज़ का अधिकार सृजित होता है उस महिला पुरुष के विरुद्ध, वो दूसरी शादी कर सकता है, वो पनिशमेंट के लायबल नहीं है। ये इसके एक्सेप्शन है। लेकिन बेसिक डिफरेंस जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसको गवर्न करेगा और इसके लिए कुल मिला के एक ही व्यवस्था है कि ये शादी करने के उपरांत ही इसमें आप उसको ला सकते हैं। अवैध संबंध इसके आधार पे किसी तरीके का पनिशमेंट होल्ड नहीं किया जा सकता है, उसमें सम्मिलित नहीं किया जा समाहित नहीं किया जा सकता। यह अवैध संबंध केवल एडल्ट्री है, बाइगेमी नहीं है। इन चीज़ों को सबको समझना चाहिए और कई वकील इस पे ओपिनियन अपना दे रहे हैं, उन चीज़ों को भी इन चीज़ों को समझना चाहिए। मेरे को इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि अवैध संबंध और बाइगेमी में लोग डिफरेंस समझ सकें, मेरे साथी इस चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट्स करेंगे। साथ में अगर इसकी अत्यधिक डीप डिटेल चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट्स में आग्रह करेंगे, तो मैं उसकी केस लॉ के साथ एनालिसिस वीडियो बना के अपने YouTube चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं।
इसके पहले मेरे कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं। मैं अपने वीडियोस धीरे धीरे उन टॉपिक्स पे बना रहा हूँ और कानूनी रिलेटेड वीडियो को आपके सामने रख रहा हूँ। कोई भी इस तरह की कोई भी भ्रामक वीडियो नहीं जो स्टंटबाजी हो। स्टंटबाजी से परहेज करने का प्रयास मैं करता हूँ हमेशा। स्टंटबाजी हमेशा खतरनाक होती है। सही और एक्चुअल वीडियो